नमस्ते साथियों। हमारे शाला शिक्षा कोष में यदि पर्याप्त धनराशि नहीं है और विद्यालय के लिए किसी सामग्री की अनिवार्य आवश्यकता है, और साथियों कई बार ऐसी स्थितियां बनती भी हैं। यदि हमारे पास में अर्थात हमारे शाला शिक्षा कोष में पर्याप्त धनराशि नहीं है और शासन के द्वारा जो ग्रांट प्रदान किया जाना है वो थोड़ा विलंब है, बाद में हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है, और वस्तु की हमको अभी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि हमको चाक की ही जरूरत है, ठीक है, और जैसा कि आपको ज्ञात है कि भाई बिना चाक के हम अध्यापन कैसे करा सकते हैं, तो फिर उसे तो हमको क्रय करना ही होगा। तो ऐसी कई तरह की जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, यदि हमारे शाला शिक्षा कोष में पर्याप्त धनराशि नहीं भी है तो भी शिक्षक साथी उसको क्रय कर लेते हैं, और उसके दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि शिक्षक अपने स्वयं के पास की राशि व्यय कर लेते हैं, चाहे वो प्रधान पाठक व्यय करे या फिर साथ ही शिक्षक व्यय करे। या दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि कोई विश्वसनीय दुकान होती है, उससे वो सामग्री सीधे उधारी क्रय कर लेते हैं साथियों। तो इस तरह से उस वस्तु की पूर्ति अपने विद्यालय के लिए कर लेते हैं। किंतु यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि ऐसा तो कर लेते हैं, किंतु इसका केसबुक में लेखन कैसे किया जाए। साथियों, हम निश्चित तौर से अपने विद्यालय के लिए राशि उधार लेकर के या सामग्री उधार लेकर के अपना कार्य कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं और इसका केसबुक में लेखन भी कर सकते हैं। किंतु साथियों, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों का प्रश्न ये है कि ये लेखन कैसे करें। यदि हमने अपने पास की राशि उधार ले करके व्यय किया है या दुकानदार से कोई सामग्री उधार ली है, तो उसको केसबुक में कैसे लिखेंगे या लिखने का तरीका क्या है। तो साथियों, इस वीडियो में इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं, और मैंने अपने वरिष्ठ शिक्षकों से इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूं। और साथियों, इसके लिए हमको सीधे चलना होगा केसबुक पर, और केसबुक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमको किस तरह से लिखना चाहिए। मैंने केसबुक में सारी जानकारी पेंसिल से अंकित की है, और सारे जो नाम हैं, चाहे दुकान का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, सब काल्पनिक है, ठीक है, केवल आपको उदाहरण के तौर समझाने के लिए है। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। आप देख रहे हैं केसबुक के ये दो पृष्ठ, आय का पन्ना और व्यय का पन्ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो भी जानकारी अंकित की है केवल एक उदाहरण है, काल्पनिक तिथि दर्शाया है, काल्पनिक नाम दर्शाए हैं, ठीक है, काल्पनिक लेजर पृष्ठ क्रमांक, इन्हें सब कुछ यहाँ पर काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, केवल समझाने के उद्देश्य, ठीक है, कि किस तरह से हम अपने स्वयं के पास की राशि जब व्यय करते हैं या किसी शिक्षक से उधार लेकर व्यय करते हैं तो उसका अंकन कैसे करेंगे। साथियों, प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, सबसे ऊपर जो सामान्य विवरण है उसको हम दर्ज कर लेते हैं। मैंने यहाँ दर्ज नहीं किया है, जैसे शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकास खंड, जिला, माह और सत्र, ये हम अंकित कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्येक माह हम केसबुक का लेखन करते हैं, चाहे जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो। तो मैं केवल आपको जुलाई और अगस्त का बताता हूँ। उदाहरण के लिए हमारे पास में जुलाई माह में राशि नहीं है हमारे पास, हमारे स्कूल के खाते में, तो हम किसी शिक्षक से उधार लेकर के या स्वयं प्रधान पाठक उधार दे करके किस प्रकार से विद्यालय हेतु व्यय करेगा उसी को समझते हैं। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है जुलाई माह की तिथि 1 जुलाई 2021 की तिथि को लिखा है उदाहरण के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर प्राप्ति क्रमांक, रसीद क्रमांक या चेक के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई तो हम डैश लिखते हैं। अक्सर आजकल सीधे राज्य शिक्षा केंद्र से या जिला शिक्षा केंद्र से राशि हमारे खाते में जमा करा दी जाती है, तो यहाँ पर हमको चेक क्रमांक लिखने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है, ठीक है। फिर आवश्यक ब्यौरे में प्रारंभिक शेष लिख देंगे। तो देखिएगा, जिस भी माह में जब हम केसबुक लिखते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक शेष को ही दर्शाया जाता है कि पूर्व की राशि कितनी है, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्रारंभिक शेष, और जो प्रारंभिक शेष जो है जिस भी मद का है तो वो उस मद का हम यहाँ पर लेजर पृष्ठ क्रमांक दर्शा देते हैं। तो मैंने उदाहरण के रूप में 13 दर्शा दिया है। नगद हमारे पास में होती नहीं है, सारी जो राशि है वो बैंक में होती है, ठीक है। यदि नगद है तो नगद भी दर्शा सकते हैं। तो बैंक में हमने लिख दिया है उदाहरण के रूप में 725 रुपया मात्र है, तो हमने लिख दिया 725 और योग हो गया 725, ठीक है। आगे हम चले तो व्यय के पेज में पूरा डैश कर दें, क्योंकि हम यहाँ व्यय नहीं कर रहे हैं। अब साथियों, आगे हम बढ़ें तो हमको जुलाई माह में ही अब खर्च की आवश्यकता है और विद्यालय के बैंक खाते में राशि नहीं है,
तब हम किसी शिक्षक से उधार लेकर के या स्वयं प्रधान पाठक अपने पास की राशि को व्यय करेगा तो उसका विवरण कैसे लिखेगा। देखिएगा, यदि हम 20 तारीख को कोई सामग्री क्रय कर रहे हैं तो उसी तारीख को हम उधार भी ले लेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है 20 जुलाई 2021 को हम क्रय कर रहे हैं, तो वही तिथि हमने लिख दिया और हम उधार उसी दिन लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा है कि श्री अजय सिंह सहायक शिक्षक से विद्यालय में अनिवार्य खर्च हेतु राशि उधार ली गई। ठीक है साथियों, यदि हम किसी शिक्षक से ले रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, या प्रधान पाठक स्वयं यदि अपने पास से व्यय कर रहा है तो स्वयं लिख सकता है, स्वयं का नाम लिखेगा और यहाँ लिख देगा प्रधान अध्यापक या शाला इंचार्ज जो भी है, मतलब वो लिख सकता है, से अनिवार्य खर्च हेतु राशि उधार ली गई। ठीक है, और जिस मद में व्यय करने के लिए ली गई है वही मद का लेजर पृष्ठ क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने लिख लिया है 9, जिसका विवरण अभी व्यय के पेज में भी आएगा। ठीक है, और नगद रकम मान लो हमने लिया है 4000 रुपये। अब देखिएगा, जब हम उधार लेंगे तो सीधे नगद ही लेंगे, बैंक में थोड़ी जमा कराएंगे। तो हमने नगद में 4000 रुपये दस्ता दिया और बैंक में जमा में डेस, इस तरह से कुल हो गए 4000। ठीक है, अब साथियों आगे हम बढ़ें तो व्यय के कॉलम में यहाँ फिलहाल क्या कर देंगे, डेस कर देंगे। ठीक है, और आगे जो तिथि है फिर हम पुनः यहाँ पर 20/7/2021 को दर्शाएंगे, यानी उसी तिथि को दर्शाएंगे और आगे अब व्यय के पृष्ठ पर दर्शाएंगे। आय के पृष्ठ पर हम पहले डेस कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पुनः हम 20 जुलाई 2021 लिखेंगे। ये सारी जो तिथियां हैं सब काल्पनिक हैं, आपको बता दूं मैं। ठीक है, और वाउचर क्रमांक यहाँ पर लिखा है 10। अब साथियों वाउचर क्रमांक 10 क्यों लिखा है? अब देखिएगा, जो भी हम क्रय करते हैं, खरीदी करते हैं किसी दुकान से, तो वहाँ से हमको बिल प्राप्त होता है और फिर उस बिल को हम जो आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात वाउचर फाइल में चस्पा करते हैं और फिर हम अपने अनुसार उसका क्रमांक देते हैं। तो वही क्रमांक उदाहरण के रूप में मैंने 10 लिख दिया है। इसके पश्चात यहाँ मैंने क्या लिखा है, देखिएगा, हम जिस दुकान से जो भी सामग्री क्रय करते हैं उसका विवरण यहाँ पर आएगा। मैंने क्या लिखा है, देखिएगा, मोहित क्लॉथ स्टोर से बैठक व्यवस्था हेतु 2 नग दरियों का क्रय। एक काल्पनिक नाम है, काल्पनिक दुकान है, उससे बच्चों के बैठने के लिए हमने 2 दरियाँ क्रय की है। और जो दरिया हमने क्रय की है तो लेजर पृष्ठ क्रमांक, जैसा कि मैंने आय में दर्शाया है, लेजर पृष्ठ क्रमांक 9, और हम उसी मद में खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमने 9 दर्शा दिया है। और दोनों दरिया मान लिया जाए 3200 की आई है, अर्थात एक दरी की कीमत 1600 है। तो इस तरह 2 दरियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 3200 रुपये। तो हमने क्या कर लिया, ये व्यय कर लिया और उसको हमने भुगतान कर दिया दुकानदार को, और हमने यहाँ पर दर्शा भी दिया। और योग में क्या जाएगा, यहाँ पर 3200। नगद हम दे रहे हैं, चेक के द्वारा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर डेस आ जाएगा। नगद दिया है तो यहाँ पर इस प्रकार विवरण आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये तिथि हो गई। अब इसके पश्चात हमको पुनः फिर जुलाई माह में ही 24 तारीख को हमने व्यय किया, क्योंकि अभी हमारे पास में बची हुई राशि है, क्योंकि हमने 3200 ही व्यय किया है, हमारे पास 800 रुपये भी बकाया हैं, तो इसको भी हमको व्यय करना है। मान लो तो हमने 24 जुलाई को व्यय किया, तो हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डेस आ जाएगा, है ना, क्योंकि आवक तो हुई नहीं है। सारी जानकारी हमको व्यय में ही लिखना है। तो यहाँ पर पुनः क्या जाएगा, 24/7/2021, और जो बिल वाउचर क्रमांक क्या जाएगा, 10 के बाद 11 आ जाएगा। और देखिएगा, यहाँ पर हमने विवरण लिखा है कि नीलम बुक भंडार से चाक पेटी का क्रय। ठीक है, कोई काल्पनिक बुक भंडार लिखा है मैंने, तो इससे हमने एक चाक पेटी क्रय की है और उसकी कीमत कितनी है, 800 रुपये। और साथियों यहाँ पर जो लेजर पृष्ठ क्रमांक है, अर्थात जो स्टेशनरी से संबंधित लेजर पृष्ठ क्रमांक हमने 3 पृष्ठ पे है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया उदाहरण के रूप में 3। आपका जो भी हो उसको आप अंकित कर सकते हैं। ठीक है, और लिख दिया 800। तो इस तरह से हमने नगद यहाँ पर दे दिया, है ना, जो नगद हमने उसको भुगतान किया तो 800, और बैंक के द्वारा यहाँ क्या जाएगा, डेस, और कुल में क्या जाएगा, 800। तो साथियों इस तरह से ये हमने व्यय कर लिया। जो 4000 रुपये हमने शिक्षक से उधार लिया था उसको हमने पूरा व्यय कर लिया, और निश्चित तौर से हमको जितनी राशि की आवश्यकता होती है उतनी ही राशि हम उधार लेते हैं। तो ये सारी राशि यहाँ पर हमने व्यय कर दिया है। इसके पश्चात आप नीचे देखेंगे 31 तारीख को, यानी 31 जुलाई को हम पूरा जो आय व्यय का संपूर्ण विवरण हम यहाँ लिखते हैं, प्रारंभिक शेष, माह में कुल प्राप्तियाँ, फिर महायोग। तो ये हमने तिथि लिख दिया। इसके पश्चात जो प्रारंभिक शेष है 725, ये लिख दिया हमने। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बैंक में जमा राशि और योग, ये नगद का कॉलम, तो यहाँ नगद तो था नहीं, 725 बैंक में और ये 725। फिर माह में कुल प्राप्ति जो हमने शिक्षक अजय सिंह से लिया है 4000 रुपये, तो वो प्राप्तियों में आ जाएगा, और क्या जाएगा, नगद के खंड में आ जाएगा, ये नगद।
ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर बैंक में क्या जाएगा डैश और कुल में क्या जाएगा 4000 और महायोग में ये जुड़ जाएंगे, ये दोनों प्रश्न जुड़ जाएंगे और अंत में ये जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारे पास में कुल कितनी राशि हो गई 4725 यानी बैंक में और नगद। ठीक है। अब यहाँ व्यय के पन्ने में देखिएगा तो व्यय के पन्ने में क्या होगा, यहाँ पर हम तिथि 31/7/2021 लिखेंगे या जो भी तिथि अंतिम होगी माह की उस तिथि को लिखेंगे। और यहाँ पर देखिएगा जो नगद व्यय किया है हमने तो नगद व्यय का विवरण यहाँ आ जाएगा, यानी कितना हमने व्यय किया 4000 रुपये नगद किया। अंतिम शेष क्या बचा, नगद में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ क्या जाएगा महायोग में 4725। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर बैंक में, बैंक से हमने भुगतान नहीं किया तो डैश और बैंक में जो अंतिम शेष कितना है 725, तो 725। ठीक है। इस तरह महायोग में आप देखिएगा यहाँ पर कुल व्यय में 4000 और यहाँ पर 725 शेष, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4725, तो ये और यहाँ पर ये देखिए दोनों मिलान हो रहा है। तो इस तरह से ये हमने क्रय कर लिया और इस प्रकार से अंकन कर लिया। अब देखिएगा हमारे पास में जो राशि आई माह अगस्त में आई, उदाहरण के लिए अगस्त में एक राशि आई, तो अगले प्रश्न पर हम देखते हैं, इसमें भी हम ऊपर सामान्य जानकारी अंकित कर लेंगे। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम पुनः 1 अगस्त को ही हम लिखेंगे, पहले तिथि को 1 अगस्त को लिखेंगे, 1 अगस्त 2021। ठीक है। प्रारंभिक शेष लिख लेंगे और लेजर प्रश्न क्रमांक वही लिख लेंगे। फिर हमारे पास बैंक में राशि 725 योग 725, व्यय में 1.5 आ जाएगा। इसके पश्चात अब देखिएगा 10 अगस्त को मान लिया जाए हमारे पास में विद्यालय ग्रांट प्राप्त हुआ हमको 25,000 रुपये का, तो उसका विवरण हम यहाँ लिखेंगे। हमने तिथि लिख दिया। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि भाई आजकल तो सीधे राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र से या जिला शिक्षा केंद्र से राशि हमारे बैंक खाते में आ जाती है, तो चेक या रसीद क्रमांक ये कुछ नहीं आएगा, डैश आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे फिर विद्यालय ग्रांट की राशि RSK से प्राप्त और लेजर प्रश्न क्रमांक जो भी होगा उसमें हम दर्शा देंगे, जैसे लेजर प्रश्न क्रमांक 9 दर्शा दिया उदाहरण के लिए, है ना। नगद तो हमको प्राप्त नहीं हुआ, सीधे बैंक में हुआ, तो बैंक में हमने लिख दिया 25,000 रुपये और कुल योग में 25,000। व्यय के खंड में सीधे 1.5 आ जाएगा। अब देखिएगा आगे अब हमने जिस शिक्षक से उधार लिया था उसका विवरण हम यहाँ दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए हम 12 अगस्त को शिक्षक को राशि का भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ आवक में हम 1.5 कर देंगे और यहाँ पर हम 12 अगस्त 2021 की तिथि अंकित करेंगे व्यय के खंड में। और जैसे देखिएगा जिस बाउचर क्रमांक के अनुसार हम उनको दे रहे हैं, तो देखिएगा जिस शिक्षक से हम उधार ले रहे हैं उससे एक बाउचर भी अवश्य लिखवा लें कि आपके द्वारा राशि जो ली गई थी उस राशि को, इस तिथि को, अमुक मुक तिथि को वापस किया गया। इस प्रकार से आप लिखवा करके एक बाउचर बना ले, तो बाउचर क्रमांक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उधार का कितना था 11 था। ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा। और व्यय के ब्यौरे में क्या लिखेंगे, देखिएगा श्री अजय सिंह सहायक शिक्षक से उधार प्राप्त की गई राशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। अब साथियों आप चाहें तो चेक के माध्यम से कर सकते हैं शिक्षक को या नगद भी आहरण करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि श्री अजय सिंह सहायक शिक्षक की उधार की राशि 4000 रुपये वापस करने के लिए नगद आहरण किया गया, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। और लेजर प्रश्न क्रमांक वही आ जाएगा 9 जिसके लिए हमने राशि ली थी, और यहाँ पर नगद हमने नहीं दिया। यदि हम नगद देते हैं तो यहाँ नगद लिख देंगे। ठीक है। और यदि हम चेक के द्वारा देते हैं तो चेक के माध्यम से लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ चेक के माध्यम से बैंक के द्वारा सीधे क्या आ जाएगा 4000 रुपये और कुल योग 4000 रुपये। ठीक है। तो इस तरह से जो हमने राशि उधार ली थी उसका विवरण यहाँ पर आ गया। ठीक। और फिर यहाँ पर महायोग। अब साथियों और भी अन्य विवरण हो तो दर्ज कर सकते हैं, हालांकि केवल मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से बताने का प्रयास किया है कि इस तरह से हम भुगतान करेंगे जिससे हम उधार लेंगे उससे। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तिथि क्या आ जाएगी 31/8/2021, यानी अंत में हम माह में क्लोज करते हैं, माह के अंत में। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ नगद राशि हमारे पास आवक में कुछ नहीं है तो 1.5 कर दिया। फिर यहाँ पर प्रारंभिक शेष क्या था ये 725 और हमारे पास में माह में कुल कितना आया 25,000 रुपये, तो हमने 25,000 यहाँ लग दिया। इस तरह से कुल क्या हो गया 25,725। ठीक है। और महायोग में भी वही आ जाएगा। इसके पश्चात व्यय में देखिएगा यहाँ पर तिथि वो क्या आ जाएगी 31/8 आ जाएगी। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पर माह में कुल व्यय, तो माह में कुल व्यय की हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर नगद हमने व्यय नहीं किया है, तो यहाँ पर माह में कुल व्यय में नगद में डैश लिखा है। यदि हम शिक्षक को नगद भुगतान कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आ जाता नगद में। ठीक है। हमने चूंकि बैंक के द्वारा चेक के माध्यम से किया है इसलिए यहाँ पर चेक के माध्यम से यहाँ पर 4000 रुपये आ गया है। ठीक है। और यहाँ कुल में क्या जाएगा 4000। अंतिम शेष हमारे पास में नगद कुछ नहीं है। अब हमने 4000 रुपये जब वापस किया है तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 21,725। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या जाएगा
21,725। और महायोग में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25,725 और इनको जोड़ेंगे तो 25,725। इस तरह से ये और ये हमारे पास में मेल खाना चाहिए। तो साथियों इस तरह से हम अपने स्वयं के पास के राशि का आहरण कर सकते हैं, या किसी शिक्षक से उधार लिए हैं तो उसको आहरित करके दे सकते हैं। ठीक है। अब साथियों उदाहरण के लिए एक पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, यदि हम किसी शिक्षक से उधार नहीं ले रहे हैं तो हम क्या करें, हम सीधे दुकान से लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने घर के लिए कई प्रकार से सामग्री उधारी क्रय करते हैं। ठीक है। तो हम विद्यालय के लिए भी उधार क्रय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने लिखा है कि श्री अजय सिंह सहायक शिक्षक से विद्यालय में अनिवार्य खर्च हेतु राशि उधार ली गई, तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं दुकान का नाम कि श्री फला स्टोर से अमुक अनिवार्य सामग्री क्रय हेतु इतने रुपए की सामग्री उधार क्रय की गई। तो यहाँ पर आवक के रूप में आ जाएगा, वो राशि यहाँ आ जाएगी। ठीक है। चूंकि यहाँ अपने दुकान से उधार लिया मतलब, है ना, तो आपका यहाँ का जो बैलेंस है, यहाँ का जो विवरण है वो यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपने जब सामग्री क्रय की तो वो राशि तो आपने लिया ही ना, तो इस तरह से यहाँ आवक में आ जाएगा वो। और भुगतान की हम बात करेंगे इधर, तो भुगतान में फिर यहाँ पर विवरण आ जाएगा कि अमुक तिथि को फला स्टोर के द्वारा ये सामग्री क्रय की गई थी जिसका इतना भुगतान किया गया था। यहाँ पूरा विवरण लिख दे और यहाँ राशि का विवरण लिख दे। तो इस तरह यहाँ व्यय के पन्ने में और जो आपने उधार लिया था उसके पन्ने में, यहाँ इस पन्ने में यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पास की राशि या दुकान से उधार ली गई राशि के माध्यम से विद्यालय के लिए व्यय कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से हम केसबुक का लेखन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको सर के बारे में बताया, आप देख रहे हैं श्री DS पटले सर को। आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या संदेह है तो आप सर से व्हाट्सएप चैट के माध्यम से या सीधे कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है साथियों। और साथियों इस तरह से आप केसबुक का लेखन करके अपने विद्यालय में यदि किसी अनिवार्य वस्तु की आवश्यकता है और राशि नहीं भी है तो आप व्यय कर सकते हैं, उसका लेखन कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।